टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कोरोना के संकट के दौर में किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ताकि हमारे किसानों को खेती किसानी करने में काफी मदद मिल सके और सहूलियत मिल सके। और हाल ही में आपको बता दें कि मंडियों में हमारे किसान आसानी से अपनी फसलों की बिकवाली कर सके, इसके लिए कई विधेयक पारित किए गए हैं। आइए इनकी विस्तृत जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश में कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ने के उद्देश्य से आज लोकसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए। ये 5 जून 2020 को घोषित अध्यादेशों का स्थान लेंगे। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंधन एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, जबकि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 लोकसभा में प्रस्तुत किए। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधारित एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्य पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंधन एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 में कृषि समझौतों पर राष्ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोफेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमत लाभदायक मूल्य ढांचे में भविष्य में होने वाले कृषि उत्पादों की बिक्री तथा इससे जुड़े मामलों या इसके आकस्मिक मामलों में जुड़ने के लिए किसानों को संरक्षण देगा और उनका सशक्तिकरण भी करेगा। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार की परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। एक लंबे कालखंड के बाद मुझे लगता है इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। जहाँ तक कानून बनाने की शक्ति है, उस मामले में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि संघ सूची की प्रविष्टि 42 में अंतर राज्य वाणिज्य एवं व्यापार का उल्लेख है। इसका अर्थ यह है किसी भी वस्तु सेवा के अंतर राज्य व्यापार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संघ शासन को है और इसमें कृषि उत्पाद भी सम्मिलित है। दूसरा, मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ सदन को, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कृषक अपना उत्पाद पैदा करता है और वो मंडी में लाता है। मंडी में जब तक वो लाता है तब तक उसके ऊपर मंडी फीस है, दुनिया भर के कानून है, उसका जो परिवहन का खर्चा है और मंडी में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बोली लगा के उसके उत्पादन की कीमत को तय कर देते हैं।
अब अगर ये अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। किसान जब फसल अपनी मंडी में किसी व्यापारी को बेच देता है तो व्यापारी उस फसल का क्या करेगा, कहाँ बेचेगा, कितने भाव पर बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, ये व्यापारी को तो पूरी आज़ादी है। लेकिन किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूँ इस अध्यादेश के माध्यम से ये आज़ादी पूरे देश को मिलने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय देश भर के किसानों को, राजनीतिक दल के नेताओं को, सभी को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो अध्यादेश है जिसको आज संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे एपीएमसी एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य अगर चाहेगा तो मंडियां चलेगी, राज्य का अपना एक्ट है। मंडी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा वो इसके माध्यम से कवर होगा। दूसरा, जिस प्रकार की बात कही जा रही है कि वो एमएसपी पर फर्क पड़ेगा और फलाना कमेटी की रिपोर्ट है, मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वर्षों से स्वामीनाथन साहब की कमेटी की अनुशंसाएं पड़ी हुई थी। उन 200 अनुशंसाओं में 201 अनुशंसाओं में से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 200 अनुशंसाओं पर अमल किया और जो एमएसपी थी उस पर भी 50% मुनाफा जोड़कर रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जा रही है। इससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। किसान को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी, व्यापारी भी लाइसेंस राज्य से मुक्त मिलेंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा और ये निजी निवेश जब गांव तक और खेत तक पहुंचेगा, इसी से किसान का उत्थान आने वाले कल में होने वाला है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। हमारे देश में शाकाहार बड़े पैमाने पर किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ सब्जियों की खपत काफी ज्यादा है। ताजा फल और सब्जी उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पाई जाने वाली अलग अलग तरह की जलवायु अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने में मददगार हैं। फिलहाल देश भर के किसान हर साल करीब 18 करोड़ टन सब्जियां उगा रहे हैं। यही वजह है कि 2019-20 के दौरान 7,50,000 टन सब्जियों का निर्यात किया गया। निर्यात के इन आंकड़ों में प्याज शामिल नहीं है। बहुत सी सब्जियों की सीधी बिजाई नहीं होती, बल्कि पहले उनकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उन्हें मुख्य खेत में रोपा जाता है। सब्जियों के पौधे काफी नाजुक होते हैं और उनकी नर्सरी को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। देखभाल और उन्नत तरीके से खेती करने के लिए नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए नालीदार जस्ती चादरों का उपयोग किया जा रहा है। कमाल की बात तो ये है कि इस तकनीक को किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि एक किसान ने इजाद किया है। इजाद करने वाले किसान कामोदेबो सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये तकनीक सब्जी किसानों को नई राह दिखा रही है। ये ऐसी तकनीक है जिसमें बीज की बुआई के बाद नर्सरी की क्यारियों को ढकने के लिए टाट की जगह नालीदार जस्ती चादरों का इस्तेमाल किया जाता है। नालीदार जस्ती चादर क्यारी के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित होकर निकल आते हैं। चूंकि क्यारी ढकी होती है, इसलिए वाष्पन की समस्या नहीं हो पाती और मिट्टी में नमी बनी रहती है। जाहिर है इससे पानी की बचत होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विधि में बीज अंकुरण तक सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब बीज अंकुरित हो जाता है तो चादरों को हटाकर अगली नर्सरी के लिए रख दिया जाता है। टाट के मुकाबले जस्ते की चादरें ज्यादा टिकाऊ होती हैं
और फसल लागत को भी कम कर देती हैं। इस विधि से उगी पौध ज्यादा गुणवत्ता वाली होती है। इसीलिए जो किसान ऐसी पौध तैयार नहीं कर पाते, वो दूसरे किसानों से पौध खरीद लेते हैं। इस तकनीक को अपनाने के बाद पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के अलावा प्याज और टमाटर में अधिक लाभ दर्ज किया गया। 2018-19 के दौरान कामदेव सिंह ने छोटी सी जमीन से 5.25 लाख रुपए कमाए। बेहतर नतीजों के लिए नर्सरी क्यारियों को अच्छे से तैयार करना होगा। क्यारियों से खूंटी, ठूंठी या कोई दूसरी अवांछित वस्तु को हटाना होगा। इसके बाद गोबर की अच्छी खाद और नदी के तल की रेत डालें। बीज बोने के बाद क्यारियों में गोबर की कुछ खाद ऊपर से छिड़क दें और फिर रोज गेंद से पानी दें। इसके बाद इसे जस्ती चादरों से ढक दें। एक बात का और ध्यान रखें, बीज बोने से पहले नर्सरी की क्यारियों को अच्छी तरह समतल कर लें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखा देते हैं कोरोना के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। पिंजरा संवर्धन के लाभ और तत्काल आवश्यकता के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिफरी ने व्यावसायिक रूप से स्वदेशी मछली की प्रजातियों का अध्ययन किया और जलाशयों में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिफरी मॉडल पिंजरों में अपनी उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है। उच्च मूल्य के बटर कैटफिश, ओम्पोक बिमाकुलेटस, जिसे आमतौर पर पाबड़ा के रूप में जाना जाता है, और माइनर कॉर्प लेबियोबाटा, जिसे स्थानीय तौर पर बाटा के नाम से जाना जाता है, के सफल प्रदर्शन और उपज को मैथन जलाशय झारखंड के पिंजरों में बाजार के आकार पे सफलतापूर्वक संवर्धित किया गया। ओम्पोक बिमाकुलेटस के अविकसित मछली के बच्चे को अलग अलग घनत्व के पिंजरों में संवर्धित किया गया था। संवर्धित अवधि के 7 महीनों में 80% से अधिक जीवित रहने के साथ 50 से 62 ग्राम का औसत आकार हासिल किया गया। कुल 150 किलोग्राम मछलियों की उपज प्राप्त की गई। लेबियोबाटा को अलग अलग घनत्व के पिंजरों में संवर्धित किया गया था। 6 महीने की संवर्धित अवधि के बाद 85% से अधिक जीवित रहने के साथ 45 से 52 ग्राम का औसत वजन प्राप्त किया गया और कुल 430 किलोग्राम मछली को उपजाया गया। इसी तरह उच्च मूल्य मध्यम कॉर्प पंटियस सराना एक शाकाहारी मछली, जिसे आमतौर पर पुटी के नाम से जाना जाता है, उसे ओडिशा के गंजाम जिले के सलिया बांध में 4 पिंजरों में रखा गया था। संवर्धित अवधि के 3 महीने के बाद 150 ग्राम का औसत वजन और 90% से अधिक जीवित रहने की दर हासिल की गई। कुल 460 किलोग्राम मछलियों को उपजाया गया था। मछलियों की प्राकृतिक सफाई के कारण पिंजरे बायोफाउलिंग जीवों से रहित थे। पंगेसियस जैसी अन्य मछली प्रजातियों के साथ सराना का समावेश बायोफाउलिंग जीवों को नियंत्रित करने के अलावा उत्पादन क्षमता को और बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि उच्च बाजार की मांग के कारण सराना पूर्वी भारतीय जलाशयों में पिंजरे के संवर्धन के विविधीकरण के लिए एक उम्मीदवार मछली प्रजाति हो सकती है। उच्च मूल्य की प्रजातियों के साथ पिंजरा संवर्धन के विविधीकरण से न केवल इस प्रथा को अपनाने में वृद्धि, बल्कि इसके साथ ही ये भारत के जलाशयों और आर्द्र भूमि में संलग्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। आइए अब आपको दिखा देते हैं कोरोना के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान के जिला सीकर के गांव दाता के किसान सुंदराम वर्मा को कम पानी में खेती की तकनीक पर काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वर्ष 1972 में बीएससी करने के बाद विज्ञान अध्यापक के पद पर कई बार उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी और बताया कि कम पानी की खपत करके भी खेती की जा सकती है। वो किसानों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। सुंदराम को यूं तो अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, मगर कृषि विधि में सबसे पहला पुरस्कार कनाडा में वर्ष 1997 में एग्रो बायोडाइवर्सिटी बायो अवार्ड मिला। दूसरी बार वर्ष 1998 में राष्ट्रीय स्तर का जगजीवन राम किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरी बार उन्हें राज्य सरकार द्वारा वन पंडित पुरस्कार दिया गया। सुंदराम वर्मा को जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य के उपलक्ष्य में पद्मश्री दिया गया है। सरकार के प्रोत्साहन से उनके इस कार्य को अधिक गति मिलेगी तथा खेती की दिशा में और भी बल मिल सकेगा। सुंदराम ने 1 लीटर पानी में पौधरोपण तकनीक विकसित की है। उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में 20 लाख लीटर बारिश के पानी और 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियों का संग्रहण और संरक्षण किया है।
वो अभी तक 50,000 पौधे लगा चुके हैं। सुंदराम वर्मा की माने तो कृषि की ओर उनका रुझान 48 साल पहले वर्ष 1972 में उस समय ही हो गया था जब बीएससी की और फिर 3 बार टीचर की सरकारी नौकरी लगी। तब सरकारी शिक्षक बनने की बजाय सुंदराम ने खेती चुनी और शुष्क वानिकी विधि पर काम करने लगे। ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की जिससे 1 लीटर पानी में ही पौधे को पेड़ बनाया जा सकता है। सीकर के किसान सुंदराम की 1 लीटर पानी में 1 पौधा तकनीक को राजस्थान सरकार के जल संरक्षण विभाग ने भी मान्यता प्रदान की। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इसकी प्रशंसा की। मैं 1982 में यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में था IARI में, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग की टेक्निक सीखी थी। सितंबर आ गया, जो पौधे लगाने हैं वो छोटे छोटे 1-1 लीटर के खड्डों में आप वो करके उसमें पौधे लगा दिए, और कि गर्मियों में जब आएगी तो ज़्यादा बड़े गड्ढे करके पानी दे देंगे। हुआ ऐसा कि हम पानी न सर्दियों में दे सके न गर्मियों में, लेकिन पौधे जिंदे रहे। तो फिर मुझे वो ड्राई फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया। 1 लीटर पानी में पौधा तैयार करने की तकनीक में सुंदराम को 10 साल लगे थे। सुंदराम ने राजस्थान की फसल मिर्च, चौला, ग्वार, धनिया, काबुली चना और मेथी समेत 15 फसलों की करीब 700 प्रजातियों का संकलन कर गहन अध्ययन किया और फिर कम पानी, कम लागत में अच्छी पैदावार के गुर किसानों को सिखाए। इस तकनीक में जो 2 गहरी जुताई होती है, एक मानसून के पहले मानसून के बाद में, एक आखिरी मानसून के तुरंत बाद में, तो उससे खरपतवार भी नष्ट हो जाती है और ऊपर से जुताई करने से जो कैपिलरीज बनती हैं, सुराखें बनती हैं, वो भी टूट जाती है। सुंदराम के इस कार्य को दिल्ली के पूसा संस्थान ने भी मान्यता दी है। सुंदराम को राजस्थान का देसी कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो बीते 25 साल से कृषि कार्य को सरल बनाने और खेती नवाचार करने में जुटे हैं। इन्होंने आदर्श फसल चक्र का भी निर्माण किया, जिसमें 3 साल में 7 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। किसान को 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस तकनीक को जब ये सबसे पहले इसको देखा कि ये तकनीक सफल हो सकती है, तो मैंने करीब 8-10 तरह के पौधे उन पर परीक्षण किया अपने खेत में अलग अलग समय पे, और उसमें शीशम भी था, नीम भी था, अर्डू भी था, रोइडा था और खेजड़ी थी, बेर था, और ये आंवला था, कैरुंदा था, ग्राफ्टेड बेर भी था। तो ये इन सब चीज़ों पे 4-5 तरह से अलग अलग रेप्लिकेशन में इनको मैंने टेस्ट किया अपने पूरे खेत में। तो उसके बाद में 10 साल बाद में ये तय हो गया कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुंदराम ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई और जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य की दिशा में नए आयाम बनाए, उससे आने वाले किसान भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कहा था कि आप बाजरे के चक्कर में मत पड़ना, पूरी जिंदगी में भी यूनिफॉर्म नहीं लेके आओगे बाजरे को, देसी को। तो हमने 3 साल में लेके आ गए। कृषि की दिशा में ऐसी सोच लाकर भावी किसान पर्यावरण और जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से ठीक होते हुए मरीजों की संख्या में भी हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। किस तरह की स्थिति हमारे देश में इस वक्त बनी हुई है, आइए आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में रोजाना बड़ी तादाद में रोगियों का स्वस्थ होना जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। 82,961 कोविड मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें घर, आइसोलेशन सेंटर और अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ रही रिकवरी दर आज 78.53% तक पहुंच गई है। 7 दिनों से ठीक होने वाले मरीजों के औसत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 39,42,360 है। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 23.41% नए मरीज ठीक हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 9,628, कर्नाटक में 7,406, उत्तर प्रदेश में 6,680 और तमिलनाडु में 5,735 में 35.5% नए मरीज ठीक हुए हैं। इन 5 राज्यों में करीब 59% नए मरीज ठीक हुए हैं। 27 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 70% से अधिक रही है। देश में आज कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,95,933 है। ठीक होने वाले रोगियों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। आज ये अंतर लगभग 29 लाख से अधिक हो गया है। सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब 4 गुना है। सक्रिय मामलों में से करीब 60% महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से सामने आए हैं। सक्रिय मामलों में से करीब 70% सबसे अधिक प्रभावित 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 90,123 नए मामले सामने आए हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। अगले अंक में आपके लिए लेकर आएंगे नई और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।